नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहित कुमार। दोस्तों, आज डीआई की क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, अक्सर क्या होता है कि ये क्वेश्चंस एग्जाम्स में जैसे ही पूछे जाते हैं और स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं एग्जाम में और ये क्वेश्चन छोड़कर चले आते हैं। दोस्तों, इन्हीं सब गलतियों को, इन्हीं सब खामियों को देखते हुए मैंने आज ये वीडियो इसलिए बनाया है कि स्टूडेंट्स जो भी एग्जाम में गलतियां करते हैं, उन गलतियों को सुधार कर एग्जाम में बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस करें ताकि वो सिलेक्ट हों। और ये वीडियो उन सभी विद्यार्थियों के लिए बेहद लाभकारी सिद्ध होगा जो अपने एग्जाम में बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस करना चाहते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं डीआई के टाइप बताऊंगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाऊंगा। दोस्तों, बेसिक्स से बताऊंगा कि डीआई में क्या क्या चीजें होती हैं, किस तरह से इनके क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। आगे नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में मैं एक और वीडियो लेकर आऊंगा जो टोटली डीआई के क्वेश्चन से रिलेटेड होगा और उसमें सारे डीआई के टोटल क्वेश्चंस होंगे जिनको आप कर सकेंगे। दोस्तों, हम लोग अब देखते हैं कि डीआई कितने टाइप के होते हैं और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में किस तरह से पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, हम लोग देखते हैं आगे। दोस्तों, हम लोग देखेंगे कि डीआई डीआई दोस्तों चार टाइप से होता है। पहला टाइप है आपका पाई चार्ट, दूसरा टाइप है आपका सारणी, और तीसरा टाइप है आपका स्तंभ आरेख, और चौथा टाइप है आपका ग्राफ। पाई चार्ट को दोस्तों हम लोग वृत्तारेख भी बोलते हैं, वृत्तारेख। और सारणी तो वो होता है जिसमें डेटा वगैरह दिया जाता है, हम लोगों को डेटा दिया जाएगा और उसको इजीली सॉल्व करना होगा। मैं क्वेश्चन बताऊंगा आपको, तब बताऊंगा। स्तंभ आरेख को हम लोग स्तंभ ग्राफ भी बोल सकते हैं, स्तंभ ग्राफ बोलते हैं, या फिर इसको दंड ग्राफ भी बोल सकते हैं, या दंड आरेख भी बोल सकते हैं। और ग्राफ ग्राफ दोस्तों हम लोग देखते हैं, जैसे कि हम लोगों ने 12th में पढ़ा होगा कि जैसे कि ये आपका डिस्टेंस हो गया, ये आपका टाइम हो गया, ये यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये मतलब स्पीड का ग्राफ जा रहा है, या फिर वेलोसिटी का ग्राफ जा रहा है, या फिर एक्सेलरेशन का ग्राफ जा रहा है। तो इस तरह से ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। अब दोस्तों, हम लोग देखते हैं पाई चार्ट और वृत्तारेख से संबंधित क्वेश्चंस कैसे होते हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चंस आपके परसेंटेज से रिलेटेड भी हो सकते हैं, परसेंटेज और एंगल्स, एंगल से रिलेटेड होते हैं। डेटा दिया रहता है, दंड आरेख वगैरह में भी आपको एक डेटा दिया रहेगा, ग्राफ में भी कुछ नंबर्स दिए रहेंगे, उनको रीअरेंज करना रहता है। तो दोस्तों, हम लोग देखेंगे आज परसेंटेज से रिलेटेड कैसे होता है। जैसे कि एक दंड आरेख, ये पाई चार्ट दिया है आपको और इसको कई पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। अगर इसको 10% किया, इसको 20%, इसको अगर 40 किया है, इसको मान लो हमने 8% किया है, कितना हो गया? 40, 20, 60, 70, 78, इसको मान लो 22%। तो इस तरह से ये पूरा 100 का होना चाहिए। लेकिन जब एंगल में होगा ये दोस्तों, तो एंगल में ये 360 डिग्री पूरा टोटल होता है। तो हम लोग पाई चार्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो कि एग्जाम में जिस तरह से पूछे जाते हैं, जिस तरह से हमें सॉल्व करना रहेगा, मैं आपको उस तरह से सारी चीजें बताऊंगा। दोस्तों, हम लोग पाई चार्ट से रिलेटेड पहला क्वेश्चन देखेंगे जो कि परसेंटेज से रिलेटेड है। दोस्तों, मैंने पहले बताया था आपको कि पाई चार्ट में टू टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो आपका परसेंटेज से रिलेटेड होगा और दूसरा क्वेश्चन होगा आपका एंगल से रिलेटेड। तो यहाँ पे आप अभी परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन दोस्तों, तो हम लोग परसेंटेज के क्वेश्चन में देखें। इस क्वेश्चन में हम लोग, इसमें 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों। परसेंटेज का ये आपका पाई चार्ट है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग इसमें देखेंगे
ये एक पाई चार्ट दिया है। इस पाई चार्ट में हम लोगों को बताया गया है कि जो इन्वेस्टमेंट है, जो भोजन पर किसी भी व्यक्ति द्वारा भोजन पर 45% भोजन पर इन्वेस्टमेंट किया जाता है। किराया वो 14% इन्वेस्ट करता है, 11% वो कपड़े पर यूज करता है, 9% आपका ईंधन, 15% शिक्षा और 6% आपका अन्य चीजों पर, अन्य मदों पर उसका खर्च होता है। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि किन 3 मदों में केंद्रीय बिंदु पर टोटल एंगल्स 108 108 हो जाता है। तो दोस्तों हमें एक चीज पता है कि कोई भी चीज यदि परसेंटेज में है तो उसको अगर हमें नॉर्मल चेंज करने के लिए तो हमें अपॉन में 100 का डिवाइड कर देते हैं। अगर कोई चीज एंगल में है तो हमें उसको नॉर्मल करने के लिए हमें 360 का हमें डिवाइड करना पड़ता है। पर यहाँ पे परसेंटेज में चीज है और एंगल में पूछी गई है, तो परसेंटेज में चीज है और एंगल में पूछी गई है, तो क्वेश्चन पहला का आंसर आपका होगा, जैसे कि हम लोग क्या करेंगे, अब एंगल्स में बनाना है तो 360 का मल्टीप्लाई करेंगे और परसेंटेज को तोड़ना है तो 100 का डिवाइड करेंगे। अब उन 3 चीजों को देख लीजिए। अब दोस्तों देखो, कहीं ना कहीं हम लोगों को 108 यानी कि 108 हमको लाना है, तो यहाँ पे 36 है। कहीं ना कहीं इस तरह की मदें हम लोग ढूंढे, इस तरह के खर्च ढूंढे जिनका टोटल सम 30 हो जा रहा है। अगर टोटल सम 30 हो जाएगा तो वो चीजें आसानी से आपका 108 डिग्री का एंगल बना देगी। अब जैसे कि हम इन्हीं 3 मदों को देखते हैं जो दिख रहा है हमारे सामने, यानी कि 15% शिक्षा पर, 9% ईंधन पर, 6%, 9 6 15 15 30। जब 30 हो गया तो ये 0 से 0 कैंसिल, ये 36 दिया, 108 डिग्री हो गया आपका। तो पहला क्वेश्चन का आंसर ये है 160 डिग्री, इस तरह से निकालेंगे। दोस्तों क्वेश्चंस बहुत सिंपल होते, बस दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, स्टूडेंट अक्सर क्वेश्चंस को देखकर घबरा जाते हैं एग्जाम में और वो सिंपल से सिंपल क्वेश्चन छोड़कर चले जाते हैं, इस वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। दोस्तों हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या है, उस परिवार की कुल आय 25,000 रुपए है, तो किराया तथा भोजन पर कुल मिलाकर कितना खर्च। अब देखो कुल आय है, कुल आय पूछी है, यानी कि कुल आय कितनी होगी, 100% के इक्वल टू, यानी कि 100% इज इक्वल टू होगा आपका 25,000। तो 1% इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 250। ये रुपए हैं, 250 रुपए। तो किराया तथा भोजन का कुल मिलाकर, किराया और भोजन टोटल कितना है आपका, टोटल है आपका 45 और 14 59। तो 59% निकालेंगे, जब 1% की वैल्यू 250 है तो 59 की इन दोनों का मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। अब हम लोग दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा तथा भोजन पर किए गए खर्चों का अनुपात निकालिए। ये क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा सिंपल है। शिक्षा आपकी ये है, भोजन आपका ये है, तो दोनों में कितना है, 15:45। जैसे ही काटेंगे तो 1:3। सिंपल। किराए पर किया गया खर्च ईंधन के खर्च का कितना प्रतिशत है। किराए पर किया गया खर्च, किराए पर किया गया खर्च ईंधन के खर्च का कितना है। तो किराए पर किया गया खर्च ईंधन के खर्च का कितना है, हम लोगों को ये निकालना है। जैसे ही इनको इनको टोटल मल्टीप्लाई करके अपॉन 9 करके परसेंटेज निकाल लेंगे, राइट अपॉन में निकाल लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। दोस्तों परसेंटेज का हम लोगों ने पाई चार्ट का ये वन टाइप देखा है परसेंटेज के फॉर्म में। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप देखेंगे जो कि एंगल्स के फॉर्म में होगा और उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। दोस्तों डीआई के इस सेक्शन में हम लोग अभी तक परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन देख चुके थे। अब दोस्तों हम लोग इस वाले सेगमेंट में हम लोग देखेंगे इस क्वेश्चन में
यहाँ पे एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। हमने दोस्तों मैं आपको बताया था कि अगर पाई चार्ट में अगर परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं तो उसमें टोटल पाई चार्ट में सम होगा आपका 100%। अगर इसमें आपका एंगल दिया है, इसका टोटल सम होगा आपका 360 डिग्री। एक चीज आप याद रखिएगा। और दोस्तों हमने पिछली बार आपके पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि अगर आपके पास परसेंटेज दिया है और आपको एंगल्स में कुछ पूछा है तो परसेंटेज को खत्म करने के लिए हमें अपॉन में 100 लाना होगा और मल्टीपल करना होगा 360 से। तो मेरे कहने का सीधा सीधा सा ही एक मतलब है कि अगर डिग्री में होगा तो 360 से डिवाइड करेंगे, परसेंटेज में होगा तो हम लोग 100 से डिवाइड करेंगे उसके अपोजिट में फाइंड करने के लिए। तो पहला क्वेश्चन हम लोग इस बार देखते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन में अपने घर से फैक्ट्री बस द्वारा जाने वाले श्रमिकों की संख्या बताइए। घर से फैक्ट्री जा रहे हैं बस द्वारा श्रमिकों की, बस यानी कि 120 डिग्री है दोस्तों में। टोटल अपने घर से कितने हैं फैक्ट्री जाते हैं, यानी कि अगर 180 श्रमिक हैं और टोटल कितना है 360 डिग्री जाते हैं पर 1080 श्रमिक, तो 1 डिग्री में कितना जाएंगे 3 डिग्री, 3 श्रमिक। क्यों? क्योंकि 0 से 0 कैंसिल, 36 दिया 108 तो 3 श्रमिक आ गए। अब हमें बस द्वारा पूछा है तो कितना हो जाएगा 120, 12 दिए 36, यानी कि बस द्वारा आपका हो जाएगा 360 डिग्री। अब अगले क्वेश्चन में पूछा गया साइकिल और मोटरसाइकिल द्वारा अपनी फैक्ट्री, तो साइकिल और मोटरसाइकिल द्वारा कितना हो गया 6 4 10, यानी कि 100 इज इक्वल टू आपका 100 डिग्री इज इक्वल टू आ जाएगा 300 श्रमिक। और नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है श्रमिकों की कुल संख्या जो फैक्ट्री रेलगाड़ी द्वारा और पैदल चलकर पहुंचते हैं। रेलगाड़ी और पैदल कितने हैं 9 5 14, यानी कि 140 डिग्री लोग हैं तो 140 का मतलब है 420 श्रमिक। अब चौथा क्वेश्चन दोस्तों हम लोग देखते हैं कितने प्रतिशत श्रमिक पैदल चलकर फैक्ट्री जाते हैं। ये वही क्वेश्चन आ गया जो परसेंटेज में लास्ट क्वेश्चन था और मैंने आपको बताया था कि जो भी पूछा जाता है उसका मल्टीपल कर देते हैं और जिसमें दिया रहता है उसका अपोजिट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, हम लोग या श्रमिक पैदल चलकर फैक्ट्री आते हैं, श्रमिक के पैदल चलकर फैक्ट्री आने की पूछ रहे हैं। ठीक है, तो 90 श्रमिक आपके जाते हैं और कितना है आपका टोटल 360 है। अब परसेंटेज में पूछ रहे हैं तो 100 का डिवाइड कर देंगे तो कितना 9 चौको 36, 4 से काटा, यानी कि आपका 25% आपके श्रमिक जाते हैं। दोस्तों डीआई की सेगमेंट में अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे सारणी से रिलेटेड, जिसमें हम लोगों का डेटा दिया रहेगा, यानी कि टेबल्स फॉर्म में हम लोग देखेंगे और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में देखेंगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन दोस्तों डीआई की सेगमेंट में आज हम लोगों ने अभी तक में देखे पाई चार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन। अब हम लोग देखेंगे टेबल यानी कि सारणी से संबंधित क्वेश्चन। सारणी से संबंधित क्वेश्चन दोस्तों ये सारा डेटा ये सब करोड़ में है। ठीक है, सारा डेटा करोड़ में है। और पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं कि पहले क्वेश्चन में पूछा गया कि किसी वर्ष में सभी बैंकों द्वारा कुल मिलाकर दी गई ऋण राशि उपरोक्त वर्ष में से किस वर्ष की औसत ऋण राशि के निकटतम थी। दोस्तों इस वाले क्वेश्चन में हम लोगों को करना क्या है कि सबसे पहले तो जो सम है ना, इस सम को इसका हम लोग निकालते हैं टोटल सम। तो 87 आपका 87 प्लस 104 प्लस 113 प्लस 120। अब एवरेज निकालना है इसका तो अपॉन 4 कर देंगे। अपॉन जैसे ही 4 करेंगे इस सम का टोटल आपका आएगा 424 अपॉन 4।
तो जैसे ही करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 106 करोड़, क्योंकि देखो बैंकों में ये राशि जमा है यानी कि ये करोड़ों में है। ठीक है, तो करोड़ों में है, बैंक को दिए गए ABCD ये बैंक है कोई तो 106 करोड़ किस राशि के निकट है, वो 104 के निकट है। ठीक है, तो यही पूछा गया किस वर्ष में सभी बैंकों द्वारा कुल मिलाकर दी गई राशि उपरोक्त में औसत ऋण राशि के निकटतम थी, यानी कि 96। पहले का आपका आंसर होगा 96। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया 97 से 98 में सभी बैंकों द्वारा मिलाकर दी गई कुल ऋण राशि में वृद्धि का प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, देखो एक मतलब 97 से 98 तक यानी कि 1 ईयर, एक ईयर बढ़ा है, तो यानी कि 113 से 120 हुआ है करोड़, यानी कि 7% का मुनाफा होगा कितने में, 113 में, इंटू 100। इस तरह से ये क्वेश्चन आगे सॉल्व हो जाएगा। परसेंटेज में निकालना, सीधे सॉल्व कर देना। परसेंटेज 700 अपॉन 113 डिवाइड करोगे तो कुछ राइट में आएगा, कुछ परसेंट में, अपॉन में, फ्रैक्शन में आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों हम लोग देखते हैं, किस वर्ष में बैंक ए और बी द्वारा दी गई कुल ऋण राशि सी और डी द्वारा दी गई कुल ऋण राशि के ठीक बराबर होगी। ठीक है दोस्तों, हम लोगों से ये क्वेश्चन हम लोगों से पूछा गया है। अब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करने के लिए हमें देखना होगा कि किस वर्ष ये दोनों, हाँ, ए और बी द्वारा दी गई कुल ऋण राशि सी और डी द्वारा दी गई कुल ऋण राशि के ठीक बराबर होगी। अब इस वाले क्वेश्चन को हमें सॉल्व करने के लिए हमें दोस्तों देखना होगा कि इस वाले क्वेश्चन में हम लोगों को ये देखना होगा कि हम लोग देखेंगे ए और बी का जो भी सम हो रहा है ना, जहां जहां पर भी, क्या वो कहीं पे सी और डी के सम के बराबर है। अगर बराबर है तो वही वर्ष आपका आंसर होगा। अगर मान लो कि सपोज 96 में ये ए और बी का योग सी और डी के योग के बराबर है, तो वही आपका 96 आंसर होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस को इस तरह से सॉल्व करेंगे। लास्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम लोग। 98 में किस बैंक द्वारा दी गई ऋण राशि सभी बैंकों द्वारा कुल मिलाकर दी गई ऋण राशि के ठीक 30% के बराबर। अब देखो दोस्तों 98 की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब 98 में पूछा गया है 98 में, अब देखो 120 है, ठीक है। अब 120 का अगर हमने 30% निकाला तो कितना हो गया आपका, हो गया 12×36 यानी 36%। ठीक है, यानी कि किस बैंक द्वारा दी गई ऋण राशि सभी बैंकों द्वारा कुल मिलाकर दी गई ऋण राशि की 30% से अधिक थी, यानी कि 36% से अधिक की बात कर रहा है, यानी कि मतलब 30% से भी अधिक की बात। अब देखो 30% है तो लो है, 32% वो तो हो नहीं सकता, 30% ये भी लो है, लेकिन 41% जो कि 36% से कुछ ज्यादा है, तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग ऑप्शन बी यानी कि बैंक बी राइट होगी। दोस्तों हम लोग टीआई के सेशन में नेक्स्ट टाइप हम लोग देखेंगे वो है दंड आरेख। दंड आरेख या स्तंभ ग्राफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और सॉल्व करेंगे दोस्तों।